एवरीवन। सेक्शन 143A ऑफ एनआई एक्ट जो कि प्रोवाइड करती है ग्रांट फॉर इंटरिम कंपनसेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इशू ऑफ लॉ था, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। whether the provision of subsection 1 of the section 143A of NI Act which provides the grant for interim compensation is discretionary in nature और mandatory in nature। क्या सेक्शन 143A जो है वो NI एक्ट का जो प्रोवाइड करती है इंटरिम कंपनसेशन का, क्या ये डिस्क्रिशनरी इन नेचर है या मैंडेटरी इन नेचर है? सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो सेक्शन 143A है उसे अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, जो कि 1 सितंबर 2018 से ये इन्फोर्समेंट में आया, ये प्रोविज़न जो कि बहुत अच्छा प्रोविज़न है इंटरिम कंपनसेशन देने का। बट जब आप सेक्शन 143A को पढ़िएगा तो वहाँ पे जो कोर्ट ने जब आप सेक्शन 143A को पढ़िएगा तो वहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस है जो कि ऑफेंस किसके अंडर का, कौन सा ऑफेंस है, सेक्शन 138 का जो ऑफेंस है, कोई भी ऑफेंस है जो कि सेक्शन 138 का है, 138 ऑफ एनआई एक्ट, उस केसेस में जो कोर्ट होती है मे पास ऑर्डर, यहाँ पे दे रखा है मे वर्ड दिया हुआ है, मे पास एन ऑर्डर अगेंस्ट द ड्रॉवर ऑफ द चेक टू पे इंटरिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। तो यहाँ पे मे वर्ड यूज़ किया गया है सेक्शन 143A में। तो यही इशू ऑफ लॉ कोर्ट के पास गया कि जो ये मे वर्ड है ना, इसको हम कॉन्स्टिट्यूट करें, मतलब इसका हम मीनिंग लें एज अ शैल, क्योंकि अगर हम इसे मे को एज अ शैल यूज करेंगे तो ये मैंडेटरी इन नेचर हो जाएगा और हर केसेस में कोई भी एनआई एक्ट का ऑफेंस हो सेक्शन 138 का तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट किया जाए। यही इशू ऑफ लॉ कोर्ट के पास था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कोर्ट ने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की भी रूल बताई कोर्ट ने कि क्या जो मे वर्ड है उसे हम शैल एज ए यूज कर सकते हैं एज अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, या शैल को मे यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये कोर्ट ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया। फिर कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 143A की जो है उसकी लाने का ऑब्जेक्ट भी बताया कि ये ऑब्जेक्ट क्यों था इसे लाना। तो मैं आपको कुछ इस जजमेंट की पैरा को रेफ़र करूँगी और आपको बोलूँगी कि आप डिटेल्स में पढ़िएगा और उसको आप कभी भी अगर ऐसा आपके पास सिचुएशन आता है एग्ज़ामिनेशन में या अगर आप एडवोकेट हैं तो वो आप ये सारे पैरा नंबर को वहाँ पे रेफ़र कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 143A की आपको प्रोविज़न्स को एक बार और एक्सप्लेन करूँगी और एक बार मैं और आपको बात बता दूँ कि इसका मैं पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊँगी जिसमें मैं आपको सेक्शन 143A को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी इसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अनदर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी जो अदर इशू ऑफ लॉ भी था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोर्ट ने क्या यहाँ पे इसको मैंडेटरी इन नेचर बताया या डिस्क्रिशनरी इन नेचर बताया। तो सेक्शन 143A जो है वो सबसेक्शन 1 वो प्रोवाइड करती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन CRPC, सिविल प्रोसीजर कोड में कुछ भी दिया हुआ है उसके किसी बात के होते हुए भी द कोर्ट if the case is trialable अंडर सेक्शन 138, अगर कोई भी ऑफेंस है जो कि ट्रायल किया जा रहा है अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, कोर्ट में पास द ऑर्डर अगेंस्ट द ड्रॉवर ऑफ द चेक टू पे द इंटरिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। तो कंप्लेनेंट के फेवर में कोर्ट यहाँ पे इंटरिम कंपनसेशन के अगेंस्ट, ड्रॉवर ऑफ द चेक के अगेंस्ट ये पास करती है कि वो यहाँ पे इंटरिम कंपनसेशन पेड करेगी। और जो इंटरिम कंपनसेशन होता है ना वो 20% होता है, उस कंपनसेशन जो होता है वो चेक अमाउंट का 20% होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143A सबसेक्शन 2 में ये बोला गया है इन इंटरिम कंपनसेशन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द चेक अमाउंट, ये आपको पता चल गया। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कोर्ट ने यहाँ पे पैरा 7 को पढ़िएगा। कोर्ट ने ऑब्जेक्ट बताया कि इसका लाने का ऑब्जेक्ट क्या था कि प्रोलॉन्ग प्रोसीडिंग को रोका जा सके, क्योंकि आपको ही पता है कि बहुत लंबा प्रोसीडिंग चलता है, एनआई एक्ट का भी मैटर कभी लंबा चलता है, तो उस केसेस में जो कंप्लेनेंट है उसको एक तरीके से फेवर देती है इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करके।
तो ये आपको पैरा 7 आप एक बार वहाँ से ऑब्जेक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं आती हूँ, आपको बताऊँगी कोर्ट ने यहाँ पे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को क्या बताया कि क्या हम मे को एज अ शैल पढ़ सकते हैं या नहीं। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला, पैरा 9 को आप पढ़िएगा। मैं आपको एक क्रक्स में बता दूँ कि पैरा 9 में कोर्ट ने ये बोला कि हम कभी भी मे को एज अ मस्ट नहीं बोल, मतलब ऑर्डिनरली हम कभी भी मे को एज अ मस्ट नहीं बोलते हैं कि हाँ मे का मतलब मस्ट है, और कभी भी हम मे को एज अ शैल नहीं बोलते हैं ऑर्डिनरली। जैसे कि प्रैक्टिस में आपको ही पता होगा कि ग्रामर में आप कभी भी मे को मस्ट नहीं बोल सकते हैं और मे को शैल नहीं बोल सकते हैं, ये एक ऑर्डिनरली एक प्रैक्टिस है। फिर कोर्ट ने ये बोला बट ये एज अ फ्लेक्सिबल रूल नहीं है। अगर हम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को ले तो एज अ ये फ्लेक्सिबल मतलब रूल नहीं है। फिर कोर्ट ने ये बोला कि मे को एज अ शैल बोला जा सकता है और शैल को एज अ मे बोला जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पावर कन्फर्म। ये डिपेंड करता है कि क्या नेचर है उस सेक्शन का और उस पावर का जो कि रिलेवेंट प्रोविजंस में, किसी भी स्टैट्यूट में, किसी भी एक्ट में उस प्रोविजंस के उस प्रोविज़न में क्या पावर दिए गए हैं एक्सरसाइज करने के लिए कोर्ट को, इस पे डिपेंड करता है। और लेजिस्लेचर का इंटेंट भी यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है एज अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सच प्रोविज़न कि क्या हम मे को एज अ शैल पढ़ सकते हैं या शैल को मे पढ़ सकते हैं या नहीं। ये कोर्ट ने पैरा नंबर 9 में बताया। फिर अब आते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या था कोर्ट का यहाँ पे, तो इसके लिए आप आइएगा पैरा नंबर 14। पैरा नंबर 14 में कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 143A जो है वो पावर एक्सरसाइज कोर्ट कब करती है, बिफोर द गिल्टी ऑफ द एक्यूज, क्योंकि यहाँ पे गिल्टी एक्यूज का अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ होता है। ये एक्यूज के गिल्टी होने से पहले ही 143 में इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करने के लिए यहाँ पे कोर्ट ग्रांट करती है। 20% जो होता है वो चेक अमाउंट पे करना होता है एक्यूज पर्सन को, कंप्लेनेंट को देना होता है। 143A का जो स्टेज है वो बिफोर द गिल्टी स्टेज से पहले आता है। तो कोर्ट ने ये बोला कि 143A जो है वो पावर एक्सरसाइज किया जाता है बिफोर द एक्यूज इज गिल्ट हेल्ड, मतलब सॉरी बिफोर एक्यूज, जब तक कि एक्यूज जो होता है वो गिल्टी हेल्ड नहीं कर दिया जाता तब उससे पहले इस पावर को एक्सरसाइज करती है कोर्ट। फिर कोर्ट ने ये बोला कि जो वर्ड है यहाँ पे मे वर्ड, अगर हम उसे इंटरप्रेट कर ले एज अ शैल तो क्या होगा, ये एक ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस आएगा। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा ये एवरी कंप्लेनेंट केस, जो भी कंप्लेनेंट केस सेक्शन 138 में आता है उसमें एक्यूज पर्सन को 20% अमाउंट पे करना होगा अगर हम शैल, अगर मे को एज अ शैल इंटरप्रेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक्यूज पर्सन को हर एक एनआई, अगर हर एक जो ऑफेंस है सेक्शन 138 में उसे एक्यूज पर्सन को 20% चेक अमाउंट को पे करना होगा। तो ये एक ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस भी यहाँ पे आगे बढ़ सकती है, मतलब ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है अगर हम मे को शैल इंटरप्रेट करेंगे। फिर कोर्ट ने ये बोला, यहाँ पे आर्टिकल 14 का भी रेफरेंस दिया कोर्ट ने, अगर हम ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं तो सच एन इंटरप्रिटेशन विल बी अनजस्ट एंड कंट्रेरी टू द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल। जैसा कि आपको पता होगा वेल सेटल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द फेयरनेस एंड जस्टिस। और ये भी कोर्ट ने बोला कि तो द प्रोविजन कैन बी contrary and the violate the provision of article 14। तो ये आर्टिकल 14 की भी प्रोविज़न के अगेंस्ट होगा जो कि हमारा किस पे बेस्ड है, फेयरनेस और जस्टिस पे। तो इसलिए हम हर केस में एक्यूज पर्सन को नहीं बोल सकते हैं कि वो इंटरिम कंपनसेशन पे करें 20% ऑफ द चेक अमाउंट का, इसलिए हम मे को एज अ शैल इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने यहाँ पे बोली। फिर कोर्ट ने फाइनली ये इस्टेब्लिश्ड किया कि पैरा 14 में कि जो ये पावर है कोर्ट का ये डिस्क्रिशनरी इन नेचर है, मैंडेटरी इन नेचर नहीं है, और हम मे को एज अ शैल यूज़ नहीं कर सकते हैं, एज अ हम उसे इंटरप्रेट मे को शैल नहीं कर सकते हैं। फिर कोर्ट ने यहाँ पे ये बात भी बोली और कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया पैरा 19 में कि कौन कौन से ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि दो इशू ऑफ लॉ था। इशू ऑफ लॉ ये था कि वेदर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 of section 143A of NI Act is discretionary in nature और mandatory in nature। तो आपको फर्स्ट तो पता चल गया कि ये डिस्क्रिशनरी इन नेचर का है।
फिर दूसरा इशू ऑफ लॉ ये था कि इफ़ इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी इन नेचर, अगर ये डिस्क्रिशनरी है तो कौन से ऐसे रेलिवेंट फैक्टर होंगे जो कोर्ट एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी होगा तो कुछ तो इसका पैरामीटर्स होना चाहिए कि कोर्ट इन कंडीशन में ही 143A में इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करेगी। अगर मैंडेटरी होगा तो हर केसेस में ग्रांट करेगी जब 138 का जब ऑफेंस होगा। बट अगर डिस्क्रिशनरी है तो इसके लिए कुछ तो पैरा अमाउंट्स और कुछ तो फैक्टर यहाँ पे इस्टेब्लिश करने चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे पैरा 19 में 5 गाइडलाइंस दिए, जो कि मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद से उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे प्रीमा फेसाई केस की ही बात की गई है, प्लस यहाँ पे एक्यूज्ड की भी यहाँ पे बोला गया कि एक्यूज्ड के भी हम फाइनेंशियल स्टेटस को देखेंगे। तो बहुत सारे 5 जो कंडीशन है उसको आप खुद से नोट डाउन कीजिएगा, वो एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। आप उस गाइडलाइंस को नोट डाउन कीजिएगा कि वो 5 गाइडलाइंस क्या है, जो कि पैरा 90 में बताया कोर्ट ने। और एक और बात कोर्ट ने ये बात बोली कि ये जो 5 गाइडलाइंस है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये क्या हर एक केस की कंडीशन पे और उस केस की सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होगा। हो सकता है कि कोई और भी रिलेवेंट फैक्टर हो, उसे भी कंसिडरेशन में लेते हुए कोर्ट क्या कर सकती है, 143A में इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट कर सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि 143A जो है वो डिस्क्रिशनरी इन नेचर है या मैंडेटरी इन नेचर है। और प्लस आपको ये भी पता चल गया हो कि कैसे कोर्ट ने यहाँ पे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बताया कि हम वैसे तो मे को शैल इंटरप्रेट कर सकते हैं और शैल को मे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस एक्ट का कि उस एक्ट में जो वो पावर दिया गया है किस लिए वो पावर दिया गया है एक्सरसाइज करने का, और उस लेजिस्लेटिव हम इंटेंशन को भी पढ़ेंगे। तो ये सारी कंसिडरेशन में अगर कोर्ट लेती है तो ही ऐसा हो सकता है कि मे को शैल इंटरप्रेट किया जाए और शैल को मे इंटरप्रेट किया जाए। तो आई होप आपको ये प्रोविज़न समझ में आया हो, और मैं इसके पार्ट 2 में आपको दूसरा प्रोविज़न समझाऊंगी जो कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविज़न होगा जो कि CRPC से रिलेटेड है, जो कि आपको आगे भी ये समझ में आएगा, क्योंकि आपको BNSS में भी ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।